हाय एवरीवन, वेलकम टू एमएलटी लर्नर्स। मेरा नाम विद्यांशा है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, तो इस लेक्चर में जो पॉइंट्स हम कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन, इसकी हिस्ट्री, प्रॉपर्टीज ऑफ डिसइंफेक्टेंट एज वेल एज स्टेरिलाइजेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग और टाइप्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी कि ये वीडियो आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही नोट्स में मिलेगी। ठीक है, और एक्सप्लेन मैं आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में करूंगी। ठीक है, तो आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेरिलाइजेशन की कि स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, चाहे आप इसको STERILIZATIN बोलो या फिर आप इसकी जगह Z की जगह अगर आप S लगाओगे तो वो भी करेक्ट है। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन ऑब्जेक्ट कंप्लीटली फ्री फ्रॉम जर्म्स। स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली जर्म फ्री कर रहे हो। स्टेरिलाइजेशन इक्वल्स टू 100% जर्म फ्री। इसमें से 100% जर्म्स आप रिमूव कर दोगे। जैसा ऊपर एग्जैक्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है उसकी एग्जैक्ट हिंदी आपको नीचे मिल जाएगी, क्योंकि बहुत से बच्चों को इंग्लिश नोट्स पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए। ठीक है, तो मैं हिंदी में पढ़ के आपको बताती हूँ। स्टेरिलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु को पूरी तरीके से कीटाणु मुक्त बनाया जाता है, जो कि फर्स्ट था कि जर्म फ्री बनाया जाता है। इट किल्स ऑल टाइप ऑफ जर्म्स सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड स्पोर्स। ये हर तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, ठीक है, फंगाई हो या फिर स्पोर्स हो, हर एक को मार देता है। अब एक वर्ड आपके यहाँ पे है स्पोर्स। स्पोर्स क्या होता है? देखो, बैक्टीरियाज की एक फॉर्म होती है, बैक्टीरियाज की एक फॉर्म है ये, जिसमें बैक्टीरिया अपने आप को कन्वर्ट कर देता है किसी हार्श कंडीशन में। ठीक है, मतलब कोई ऐसी कंडीशन है जो बैक्टीरिया के फेवर में नहीं है, जिससे बैक्टीरिया को नुकसान हो सकता है। किसी ह्यूमन बॉडी में आया, उसको लग रहा है कि यार मुझे नुकसान है, इम्यून सिस्टम आके मेरे पे अटैक कर रहा है। ठीक है, तो वो फटाफट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्पोर्स में हो जाएगा। तो अभी तक के लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है, हम बैक्टीरियोलॉजी में पूरा पढ़ेंगे कि स्पोर्स का मतलब होता है ये बैक्टीरिया की वो फॉर्म होती है जो बैक्टीरिया को हार्श कंडीशन में HARSH हार्श कंडीशन में इसको सरवाइव करने में हेल्प करती है। ठीक है, आफ्टर स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन के बाद, स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली फ्री करते हैं जर्म से। अब ये जर्म कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, स्पोर्स हो सकता है। स्पोर्स भी स्टेरिलाइजेशन में किल हो जाते हैं। ठीक है, नो जर्म्स रिमेन ऑन द ऑब्जेक्ट एंड इट बिकम फुल्ली सेफ टू यूज। स्टेरिलाइजेशन करने के बाद में जिस भी ऑब्जेक्ट को आप स्टेरिलाइज करोगे उस पे किसी प्रकार का जर्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता है और वो फुल्ली सेफ हो जाता है यूज करने के लिए। ठीक है, सेकेंड, नेक्स्ट इज स्टेरिलाइजेशन इज मेनली यूज्ड इन हॉस्पिटल्स एंड लेबोरेटरीज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड डिजीज। स्टेरिलाइजेशन मोस्टली कहाँ पर यूज होता है? हॉस्पिटल्स में, अस्पतालों में और लेबोरेटरीज मतलब प्रयोगशालाओं में इसका यूज करा जाता है इन्फेक्शन से बचने के लिए और बीमारियों से बचने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपने ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करा है, सपोज दैट कोई एक किसी की सर्जरी हुई है और कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, सर्जरी करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट औजार काम में लिए जाते हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो अगर आपने उसको स्टेरिलाइज नहीं करा तो उसमें बैक्टीरिया या फिर जो भी इंफेक्शन होगा वो लगा हुआ है। सेम इंस्ट्रूमेंट को आप दूसरे किसी पर्सन में यूज कर दोगे तो वो उसको बीमारी हो जाएगी या वो उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टेरिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन्फेक्शन और डिजीज से बचाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है डिसइंफेक्शन। क्या होता है? डिसइंफेक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें जर्म्स, मोस्टली जर्म्स किल हो जाते हैं बट नॉट स्पोर्स। मतलब डिसइंफेक्शन को आप बोल सकते हो मोस्टली जर्म्स आर किल्ड। मोस्टली जर्म्स किल हो जाते हैं बट नॉट स्पोर्स। बट जो स्पोर्स होते हैं वो किल नहीं होते हैं। स्पोर्स क्या होता है? बेसिकली बैक्टीरिया वगैरह की फॉर्म होती है ना। और ये बैक्टीरिया की वो फॉर्म है, और चीजों में भी पाई जाती है, बट बैक्टीरिया में ये जो स्पोर्स होते हैं ये रिप्रोडक्शन का काम नहीं करती, सिर्फ टिपिकल कंडीशन से बैक्टीरिया को सरवाइव करने में मदद कराती है। ठीक है, तो डिसइंफेक्शन का मतलब होता है मोस्टली इसमें जर्म्स मर जाते हैं बट 100% नहीं मरते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में इसमें स्पोर्स किल नहीं होते हैं। ओके, इट इज मेनली यूज्ड ऑन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक इंस्ट्रूमेंट्स, टेबल्स और फ्लोर्स। और ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पे हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। डिसइंफेक्शन का मतलब यही होता है इसका डिसइंफेक्शन, और अगर हम बोले वर्सेस
स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? तो स्टेरिलाइजेशन में आपके 100% जो जर्म्स हैं वो फ्री हो जाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट 100% जर्म फ्री हो जाता है, ठीक है। साथ ही साथ में इसमें स्पोर्स भी किल हो जाते हैं। बट जो डिसइंफेक्शन होता है, ना तो इसमें स्पोर्स मरते हैं और ना ही 100% इसमें जर्म्स मरते हैं, दोनों में मेजर डिफरेंस यही है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कॉमन यूजेस। स्टेरिलाइजेशन का कॉमन यूज क्या है? जैसे कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को आप स्टेरिलाइज कर सकते हो, सिरिंज को, निडल को, डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स को, लिक्विड सॉरी लैब इक्विपमेंट्स को, ये सबको आप स्टेरिलाइज कर सकते हो। अच्छा, डेंटल इक्विपमेंट्स को स्टेरिलाइज करना जरूरी क्यों है? क्योंकि डेंटल का मतलब हो गया आपकी ओरल हेल्थ, ठीक है, बेसिकली आपकी ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में आपके आते हैं गम्स प्लस टीथ, और फिर आपकी एक है ना ओरल कैविटी होती है और एक आपकी बकल कैविटी होती है। क्या फर्क है दोनों में? है ना, मैं बताती हूँ। ओरल कैविटी में तो आपके गम्स और टीथ आते हैं और बकल कैविटी में आपके आते हैं टंग प्लस सलाइवरी ग्लैंड्स, ये आपके आते हैं बकल कैविटी में। दोनों में ये फर्क है, ठीक है। तो ओरल कैविटी में आपके गम्स और टीथ आते हैं। अगर मान लो किसी के दांत का ऑपरेशन चल रहा है, तो एक दांत है उसका, ये उसको निकाला गया है, तो वो जो घाव है वो ओपन है, गम्स ओपन है, तो इजीली वहां पर अगर आप किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हो जो पहले से किसी और पेशेंट में यूज करा गया और उस पेशेंट में इन्फेक्शन था, तो वो सेम ओपन घाव की वजह से उस पेशेंट नेक्स्ट पेशेंट को भी हो सकता है, ठीक है। तो स्टेरिलाइजेशन अपन यूज करते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, सिरिंज में, निडल में, डेंटल इंस्ट्रूमेंट और लैब इक्विपमेंट्स में। डिसइंफेक्शन की बात करें तो हॉस्पिटल में फ्लोर्स वॉल्स को वॉश करने के लिए, हॉस्पिटल बेड्स में, टॉयलेट्स में, स्किन बिफोर इन्फेक्शन, इंजेक्शन आएगा बेसिकली यहाँ पे, इंजेक्शन कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो पंचर। तो अपन अल्कोहल स्वाब यूज करते हैं ना, अल्कोहल स्वाब का हम यूज करते हैं। जैसे कोई हैंड है, आपने एंटीक्यूबाइटल फोसाक से उसका फोसा से आपने उसका सैंपल लिया, या कहीं से भी आप सैंपल ले रहे हो, तो वहां पे आप पहले अल्कोहल से उसको क्लीन करोगे ना, तो अल्कोहल भी डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए बोला है स्किन बिफोर इंजेक्शन या फिर पंचर, ठीक है। किचन के प्लेटफॉर्म्स हो गए और हैंडल्स वगैरह हो गए, तो इन सब पे आप इन्फेक्शंस या फिर डिसइंफेक्टेंट्स यूज करोगे, ठीक है। तो कॉमन यूजेस हैं डिसइंफेक्शन की ये और स्टेरिलाइजेशन की ये, अब क्लियर हो गए होंगे। आगे बात करते हैं एंटीसेप्टिक क्या होता है। एंटीसेप्टिक एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो हम लिविंग टिश्यू पे यूज करते हैं, जैसे कि स्किन, ठीक है। क्यों यूज करते हैं? ताकि हम किल कर सके और स्टॉप कर सके किसी भी जर्म की ग्रोथ को। एंटीबायोटिक एक रसायन है, मतलब कि केमिकल सब्सटेंस है, जिसका उपयोग त्वचा जैसे जीवित ऊतकों पर कीटाणुओं को मारने या उन उनकी बढ़त रोकने के लिए किया जाता है, ठीक है। इट इज कॉमनली यूज्ड ऑन बाउंड्स, घाव वगैरह पे अपन इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ कि जो एंटीसेप्टिक होते हैं ना, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, है ना। तो देखो, जो एंटीसेप्टिक होता है उसका एक कॉमन एग्जाम्पल आपने सुना होगा, पोवडीन आयोडीन। पोवडीन आयोडीन, जिसको हम बीटाडीन बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, तो वो एंटीसेप्टिक का काम है। घाव वगैरह में हम उसको लगाते हैं ना, तो ये उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। एंटीसेप्टिक एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो हम लिविंग टिश्यूज पे यूज करते हैं ताकि हम किसी भी जर्म की ग्रोथ को रोक सके या किसी जर्म को मार सके, ठीक है। आगे बात करते हैं बैक्टीरियसिडल एजेंट। जहां पे भी सिडल वर्ड आ गया, इसका मतलब होता है किल, और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का मतलब होता है बैक्टीरिया। तो एक ऐसा एजेंट जो किसी बैक्टीरिया को किल कर दे उसे हम बैक्टीरियासिडल बोलते हैं, ठीक है। आपको वर्ड्स को, माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप रट नहीं सकते हो, आपको इसको समझना पड़ेगा। जितना समझ के आप पढ़ोगे उतना इजी आपके लिए रहेगा, ठीक है। इट डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया इंस्टेड ऑफ जस्ट स्टॉपिंग देयर ग्रोथ। ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को नहीं रोकता, सीधा उसका काम तमाम करता है, उसको मार ही डालता है, ठीक है। तो बैक्टीरियासाइडल एजेंट वह पदार्थ है जो बैक्टीरिया को पूरी तरह मार देता है। ये केवल उनकी बढ़त रोकने के बजाय उनको नष्ट करने का काम करता है, प्रॉपरली उनको मार देगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है आपका पेनिसिलिन, का नाम सुना है आपने? ये आपकी बेटा एक एंटीबायोटिक होती है, एंटीबायोटिक होती है जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है, ठीक है। एक आपका जैसे ब्लीच हो गया,
ब्लीच में भी क्या सब्सटेंस होता है, तो इसमें आपका होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। और अगर आपने अल्कोहल भी यूज कर सकते हो, अल्कोहल जो होता है अगर हाई कंसेंट्रेशन में हो तो वो इसका एग्जाम्पल बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट। बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट क्या होता है, देखो ये कैसा सब्सटेंस होता है दैट स्टॉप्स द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बट डज नॉट किल देम। इसका फंक्शन होता है टू स्टॉप बैक्टीरियल ग्रोथ। किसी भी बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है, मतलब वो पैदा हो रहा है, छोटा है, बड़ा हो रहा है, इसकी लाइफ साइकिल बढ़ रही है, तो ये ग्रोथ को स्टॉप करेगा, बट उसको जो किल है वो नहीं करेगा। किल नहीं करेगा, सिर्फ बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करेगा, ठीक है। तो बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट वह पदार्थ है जो बैक्टीरियो की वृद्धि और बढ़ाने की प्रक्रिया को रोकता है लेकिन उन्हें मारता नहीं है। तो बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियासाइडल जो हमने पहले पढ़ा उसमें यही फर्क है, इसको ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, ये सीधा किल करेगा। और बैक्टीरियोस्टेटिक जो होता है वो क्या करता है, एक्चुअली में जो ग्रोथ होती है वो उसको रोक देता है। अब मैं इसका एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ, बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट का इसका एग्जाम्पल है टेट्रा साइलिन, एक होता है एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, और सल्फो सल्फोनामाइड्स, ठीक है। ये तीन आपके बैक्टीरियोस्टेटिक के एग्जाम्पल्स हैं। हम बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक बेसिक वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, इसके एग्जाम्पल्स वगैरह इतना याद करने की जरूरत नहीं है। आप इसे याद रखो कि बैक्टीरियोस्टेटिक, बैक्टीरियोसाइडल, डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्टेंट और स्टेरिलाइजेशन, इनके मतलब क्या होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ स्टेरिलाइजेशन की। देखो अब स्टेरिलाइजेशन आया कहाँ से, इसकी बात करते हैं। लुइस पास्चर गेव द साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन। लुइस पास्चर ने शुरुआत करी थी, उन्होंने एक फाउंडेशन दिया था स्टेरिलाइजेशन को। इसकी जस्ट हिंदी देखो, लुइस पास्चर ने स्टेरिलाइजेशन को वैज्ञानिक आधार दिया, ठीक है। उसके बाद he proved that microorganisms are the main cause of disease and spoilage। उन्होंने ये प्रूव करा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही मेन रीजन है, मेन कॉज है किसी भी बीमारी का, कोई भी चीज खराब हो रही है तो उसका, विच इज नोन एज द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। उन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दी थी, उसमें उन्होंने यही बताया था कि जो भी बीमारियां हैं उसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। पास्चर शो दैट हीट कैन किल जर्म्स। पास्चर ने ये बताया था कि हीट इन जर्म्स को मार सकती है, एंड बेस्ड ऑन हिज दिस आइडिया, और इसी आइडिया पे बेस्ड उन्होंने पास्चराइजेशन इंट्रोड्यूस करा। पास्चराइजेशन क्या होता है, आप मिल्क को एक सर्टेन टेम्परेचर पे हीट करोगे तो उसमें जितने भी बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे, ठीक है। वे आर लिक्विड लाइक मिल्क आर हीटेड टू डिस्ट्रॉय हार्मफुल जर्म्स। जिसमें लिक्विड जैसे कि मिल्क, उसको एक सर्टेन टेम्परेचर पे हीट किया जाता है ताकि जितने भी बैक्टीरिया है वो मर जाए। His work made people understand that controlling and killing germs is necessary to prevent infection। उसके काम ने लोगों को ये समझाया कि जर्म्स को मार के और उनको कंट्रोल करके हम इन्फेक्शन से चीजों को बचा सकते हैं, लोगों को बचा सकते हैं। इनकी डिस्कवरी की वजह से हीट स्टेरिलाइजेशन मेथड जैसे कि बॉइलिंग और स्टीम स्टेरिलाइजेशन और ऑटोक्लेव साइंटिफिकली एक्सेप्टेड कर लिया लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करा। बॉइलिंग आज भी हम घर पे करते हैं, सब्जियां बनाते हैं वगैरह करते हैं। स्टीम स्टेरिलाइजेशन, ऑटोक्लेव भी आपकी माइक्रोबायोलॉजी का, आपके हॉस्पिटल्स का एक मेन पार्ट है, यूज आने वाला चीज है। तो हिस्ट्री इन्होंने लुइस पास्चर ने स्टार्ट करी थी, जब इन्होंने जर्म थ्योरी दी थी ना बेटा, उसी टाइम पे ये एक आइडिया स्टार्ट हो गया था और धीरे धीरे लोगों ने दिमाग लगाया और ये चीज और एक्सप्लोर हो गई। वीडियो पॉज करके आप इसका हिंदी वर्जन पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं इसको पढ़ के बताती हूँ एक बार। लुइस पास्चर ने स्टेरिलाइजेशन को वैज्ञानिक आधार दिया, स्टार्टिंग दी थी। उन्होंने सिद्ध किया कि बीमारी और खराब होने का मुख्य कारण सूक्ष्म जीव होते हैं, मतलब कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं, जिसे जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज कहा जाता है। पाश्चर ने यह भी बताया कि गर्मी से कीटाणु मर जाते हैं
और इसी विचार पर उन्होंने पास्चराइजेशन विधि शुरू की, जिससे दूध जैसे तरल पदार्थों को गर्म किया जाता है। उससे कार्य उनके कार्य से यह समझ आया कि संक्रमण रोकने के लिए कीटाणु को नियंत्रित करना और नष्ट करना जरूरी है। इसी कारण उबालना, भाप और ऑटोक्लेव जैसी हीट स्टरलाइजेशन विधियां विकसित हुई। ओके, हिंदी पढ़ने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट इज जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर ने लुइस पाश्चर की थ्योरी को सर्जरी में अप्लाई करा। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपके जोसेफ लिस्टर का। ओके, ही हैज ग्रेट कंट्रीब्यूशन, ही हैड ग्रेट कंट्रीब्यूशन। ओके, किसमें? सर्जरी में। ही बिलीव दैट इन्फेक्शंस ड्यूरिंग सर्जरी आर कॉज्ड बाय जर्म्स। उन्होंने ये बताया था, उनको ये मानना था कि सर्जरी के दौरान कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो वो जर्म्स की वजह से हो रहा है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रहा है। एंटरिंग वाउंड्स, जो किसके थ्रू एंटर कर रहे हैं? किसी भी घाव के थ्रू, ओपन घाव के थ्रू। ठीक है। लिस्टर इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ केमिकल एजेंट्स। उन्होंने केमिकल एजेंट्स का इंट्रोड्यूस करा था स्पेसिफिकली कार्बोलिक एसिड, जिसको हम फिनॉल कहते हैं। किसी भी वाउंड को क्लीन करने के लिए उन्होंने केमिकल एजेंट इंट्रोड्यूस करा था, जिसका नाम फिनॉल था। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑपरेशन रूम्स। ठीक है। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ एंटीसेप्टिक्स एंड केमिकल कंट्रोल्स ऑफ जर्म। ये सिर्फ एक बिगिनिंग थी, एक शुरुआत थी एंटीसेप्टिक्स की और केमिकल कंट्रोल्स की। His work proved that killing germs before surgery can prevent infection and death. उनकी वर्क ने ये साबित करा कि जर्म्स को सर्जरी से पहले मार देना, अगर हम किसी जर्म्स को सर्जरी से पहले मार देंगे तो उससे इन्फेक्शन बच सकता है और पर्सन की डेथ होने से बच सकता है। एक जमाना ऐसे था कि जब सर्जरी तो सक्सेसफुल होती थी, सर्जरी तो आपकी एकदम सक्सेसफुल थी, किसी की हार्ट की सर्जरी हो रही है, पैर का हो रहा है, XYZ सर्जरी हो रही है, वो सक्सेसफुल हो रही थी, पर इंसान इन्फेक्शन की वजह से मर रहा था। इन्फेक्शन वॉज द मेन रीजन वाई पीपल वर डाइंग। ठीक है, इन्फेक्शन से इंसान की डेथ हो रही थी, अदरवाइज सर्जरी वगैरह ठीक हो रही थी ना। फिर धीरे धीरे ये लोग आए, इन्होंने स्टेरिलाइजेशन, एंटीसेप्टिक वगैरह चीजें इंट्रोड्यूस करी, सर्जरी के दौरान चीजें इन्होंने इंप्रूव करी, तो उस कारण क्या हो रहा था? सुधार आया, लोग मरना कम हो गया। मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देती हूँ, जोसेफ लिस्टर। ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी ऐसे आ रही है बिकॉज इस पे लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। दिस कॉन्ट्रीब्यूशन लेटर हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ केमिकल डिसइंफेक्शंस। इनके कॉन्ट्रीब्यूशन ने आगे जाके केमिकल डिसइंफेक्शन में डेवलपमेंट कराने में मदद करा और केमिकल स्टेरिलाइजेशन मेथड्स में भी। ठीक है, आगे बात करते हैं। सेम उसका हिंदी वर्जन है, पॉज करके आप पढ़ सकते हो। आगे बात करते हैं, एक आइडल डिसइंफेक्टेंट जो होता है, डिसइंफेक्शन करने में काम आता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, विशेषताएं या जो भी है। ठीक है, इट किल्स अ वाइड रेंज ऑफ जर्म्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगाई। जो भी डिसइंफेक्टेंट है, जो डिसइंफेक्शन कॉज करेगा, डिसइंफेक्शन करवाएगा, उसकी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो बहुत सारे जर्म्स को, वाइड रेंज के जर्म्स को मारने लायक होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? वो क्विकली एक्ट करे, फटाफट से काम करे और जर्म्स को शॉर्ट टाइम पीरियड में मारे। ऐसे नहीं आज हमने लगाया कल तक काम हो रहा है, नहीं, कुछ सेकंड्स में, मिनट्स में काम होना चाहिए। वो ह्यूमंस के लिए सेफ होना चाहिए और नॉर्मल यूज में हार्मफुल नहीं होना चाहिए। वो इंस्ट्रूमेंट्स पे जिसपे हम यूज करें, सरफेस या मटेरियल पे, उसको डैमेज ना करे। इट शुड वर्क इवन इन द प्रेजेंस ऑफ डर्ट, ब्लड और ऑर्गेनिक मैटर। अगर उस पे कोई भी गंदगी लग रही हो, ब्लड लग रहा हो, ऑर्गेनिक मैटर लग रहा हो, उस कंडीशन में भी वो काम करे। ठीक है, इजी टू यूज होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए ड्यूरिंग स्टोरेज। ऐसा नहीं कि उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। इट शुड नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग और अनप्लीजेंट स्मेल। स्मेल उसकी अनप्लीजेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, बुरी नहीं होनी चाहिए। वो चीप होना चाहिए और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। तो ये नॉर्मल आपकी प्रॉपर्टीज है डिसइंफेक्टेंट की। इसका हिंदी वर्जन ये रहा। आगे बात करते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टेरिलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब ऐसी क्या चीजें जो स्टेरिलाइजेशन होने से, यदि इनमें चेंजेस आए तो स्टेरिलाइजेशन पे उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, नंबर 1 इज टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सम जर्म्स आर इजी टू किल। कुछ जर्म्स मारने में इजी होते हैं और कुछ जो होते हैं जैसे कि स्पोर्स, वो उनको डिस्ट्रॉय करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसकी वजह से स्टेरिलाइजेशन में थोड़ा दिक्कत आती है। नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने ज्यादा जर्म्स प्रेजेंट होंगे उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा और उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेरिलाइजेशन लगेगा। तो नंबर से इफेक्ट होता है।
टाइप्स ऑफ स्टेरलाइजिंग एजेंट, जो स्टेरलाइजिंग एजेंट होता है उससे भी फर्क पड़ता है। हीट, केमिकल्स, रेडिएशन एंड गैसेस वर्क डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट इफेक्टिवनेस। कौन सा स्टेरलाइजेशन टेक्निक आप यूज कर रहे हो उससे भी इसका फर्क पड़ता है। टाइम ऑफ एक्सपोजर, लॉन्गर एक्सपोजर टाइम इंक्रीज द किलिंग ऑफ जर्म्स। आप जितनी ज्यादा टाइम के लिए स्टेरलाइजेशन करोगे उतना ही प्रॉपर्ली जर्म्स किल होंगे, जितना ही कम टाइम के लिए स्टेरलाइज करोगे उतना ही जर्म्स कम मरेंगे। हाई टेम्परेचर पे जो जर्म्स होते हैं वो जल्दी मरते हैं और ज्यादा इफेक्टिवली मरते हैं, तो टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है। कम टेम्परेचर रखोगे तो जर्म्स भी प्रॉपर्ली किल नहीं होंगे। प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, डर्ट, ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स प्रोटेक्ट कर सकते हैं जर्म्स को, स्टेरिलाइजेशन का इफेक्ट कम हो सकता है। ठीक है। नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल के नेचर पे भी स्टेरिलाइजेशन अफेक्ट करता है। थिक है, रैप्ड है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट है, तो उनको स्टेरिलाइज करना हार्ड होता है एज कम्पेयर टू सिंपल सरफेसेस। पीएच और मॉइस्चर का भी बहुत बड़ा रोल है, इनसे भी बहुत इफेक्ट होता है। कुछ मेथड ऐसे होते हैं जो एक सर्टेन पीएच पे और सर्टेन पीएच लेवल पे अच्छा काम करते हैं मॉइस्चर की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स है जो आपकी स्टेरिलाइजेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्ट हिंदी इसकी ये रही। अब हम बात करते हैं स्टेरिलाइजेशन की टाइप की, कि स्टेरिलाइजेशन आपका कितने टाइप का होता है। ठीक है, एक सेकंड देंगे मुझे। सो देखो, मैं इसके टाइप्स आपको समझाती हूँ। देखो, स्टेरिलाइजेशन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। ठीक है, एक हमने इसको डिवाइड करा है फिजिकल मेथड्स में, एक इसको डिवाइड करा है हमने केमिकल मेथड्स में। फिजिकल मेथड आपके कितने टाइप्स के होते हैं मैं बताती हूँ आपको। फिजिकल मेथड में आपका नंबर 1 होता है सनलाइट, दूसरा होता है आपका हीट, तीसरा आपका होता है ओजोन, चौथा आपका होता है फिल्ट्रेशन, और फिफ्थ आपका होता है रेडिएशन। केमिकल मेथड आपके दो तरीके के होते हैं, एक आपका होता है लिक्विड, एक आपका होता है गैसेस। ठीक है, तो ये कुछ आपके टाइप्स होते हैं, इसको हम रिवाइज करेंगे। देखो, स्टेरिलाइजेशन के मेथड आपके दो तरीके के होते हैं, एक आपका होता है फिजिकल मेथड, एक आपका होता है केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड के टाइप होते हैं सनलाइट, हीट, ओजोन, फिल्ट्रेशन और रेडिएशन। केमिकल में दो पार्ट्स होते हैं आपके, लिक्विड और गैसेस। इन सभी को हम डीप में पढ़ेंगे, ठीक है, हमारी आने वाली क्लासेस में। आज हम सनलाइट पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सनलाइट की। इसमें क्या होता है, सनलाइट एक नेचुरल फिजिकल मेथड है स्टेरिलाइजेशन का। इसमें अल्ट्रावायलेंट रेज होती है जो भी जर्म्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल करती है। आप अगर इनको जर्म्स कह लो या आप इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर लो, वो एक बात है। ठीक है, यूवी रेज डैमेज करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को, ठीक है, और उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करती है। बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, अगर डीएनए ही आपका गड़बड़ हो जाए तो उसकी ग्रोथ में दिक्कत आई जाएगी। सनलाइट मेनली इफेक्टिव होता है बैक्टीरियाज और कुछ वायरसेस के अगेंस्ट। इसको कॉमनली हम यूज करते हैं क्लोथ्स को ड्राई करने के लिए और डिसइंफेक्ट करने के लिए, वाटर के लिए और यूटेंसिल्स के लिए। ठीक है, ये मेथड एकदम सिंपल होता है, चीप होता है और इजीली अवेलेबल होता है। जैसे हम कपड़ों को कहते हैं ना बदबू आ रही है और है ना हमने कपड़े निकाले सर्दियों के, तो धूप लगा दो सब ठीक हो जाएगा, स्मेल चली जाएगी। ठीक है, बेसिकली तो और अपन ऐसे काम क्यों करते हैं, क्योंकि अगर धूप में कपड़े सूखते हैं ना तो उससे स्किन इन्फेक्शंस वगैरह नहीं होते, क्योंकि बेसिकली आपने अगर तारों पे अपने कपड़े टंगाए हुए हैं तो उन कपड़ों का बेसिकली स्टेरिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, इसीलिए वो किसी भी तरीके की बीमारी कॉज नहीं करते, तो ये एक तरीके से इफेक्टिव मेथड है। हाउएवर सनलाइट एक कंप्लीट और रिलायबल मेथड नहीं है स्टेरिलाइजेशन का, बट ये 50% तो काम करता ही है। ठीक है, वरना तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स को धूप में रख देते सारे दिन, वो स्टेरिलाइज हो जाते। एक टेम्परेचर तक, एक पॉइंट तक आके सनलाइट काम करती है, उसके बाद नहीं करती है। ठीक है, तो आपका सनलाइट एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें यूवी रेज होती है जिसके कारण
जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाते हैं, क्योंकि यूवी रेज आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डीएनए पे काम करती है, जिससे उसकी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, सनलाइट इफेक्टिव होता है कुछ बैक्टीरिया और कुछ वायरस के अगेंस्ट, जिसमें हम कपड़ों, वाटर और यूटेंसिल्स को ड्राई करने के लिए और डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज में लेते हैं। ये चीप मेथड होता है, सिंपल और इजी होता है, बट सनलाइट कंप्लीटली रिलायबल मेथड नहीं है। इसकी एग्जैक्ट हिंदी यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, सो बाकी के लेक्चर, जो बाकी के पॉइंट्स हैं जो हमने पढ़े हैं, अब हमने इस वाले में सनलाइट को कवर कर लिया है। आगे जो हमारे पॉइंट्स हैं, हीट, ओजोन, रेडिएशन, फिल्ट्रेशन, इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, एक तो ड्राई हीट होता है और एक आपका मॉइस्ट हीट होता है। इसको हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू so much for watching. For more such videos, like, share and subscribe. Bye bye and take care.